और करेंगे जयपुर से मिल रही बड़ी खबर का। एसएमएस अस्पताल में स्थित आईपीडी टावर का रास्ता साफ हो चुका है। यह बड़ी खुशखबरी लोगों के लिए। अब 24 मंजिला टावर का निर्माण हो पाएगा। एक हफ्ते के भीतर हेल्थ डिपार्टमेंट को रिपोर्ट सौंपनी होगी और रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्य योजना पर विचार किया जाएगा। वित्तीय समस्याओं का जल्द ही निराकरण भी हो पाएगा। दरअसल यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा का यह बयान सामने आया है। एम्पावर्ड कमेटी की बैठक में आईपीडी टावर को लेकर यह बड़ा फैसला लिया गया। तो एक बड़ी खुशखबरी, राहत की खबर जयपुर से आ रही है। सबसे पहला सर्वसम्मत निर्णय यह है कि आईपीडी टावर पूरे 24 मंजिल का बनेगा। उसके अलावा पार्किंग, विश्व स्तरीय मोर्चरी आदि के निर्माण के लिए कुछ समस्याएं थी। उसमें जो भी प्रस्ताव आया है उसमें एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल, एसएमएस अस्पताल के अधीक्षक, कंसल्टेंट और जीडी के चीफ इंजीनियर, इनकी 7 दिन का समय दिया गया है कि वो 7 दिन में जो भी नए प्रस्ताव आए हैं उनकी फिजिबिलिटी चेक करके और स्वास्थ्य मंत्री जी को रिपोर्ट अपने अंतिम निष्कर्ष के साथ प्रस्तुत करेंगे। और अगली खबर राजधानी जयपुर से ही है। प्रशासन शहरों के संग अभियान का रिव्यू कराया जाएगा। सरकार प्रशासन शहरों के संग अभियान को रिव्यू करेगी। यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा ने इसे लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार में जारी पट्टों की भी जांच की जाएगी। राज्य सरकार ऐसे मामलों की परीक्षण भी करवाएगी। तो कांग्रेस सरकार में, कांग्रेस के राज में जो पट्टे जारी किए गए उनकी भी जांच की जाएगी। यूडीएच मंत्री ने यह बड़ा बयान दिया है। तो गहलोत सरकार में जारी किए गए पट्टों की जांच कराएगी मौजूदा सरकार। बड़ा बयान यूडीएच मंत्री का। और चलिए रुक कर लेते हैं जयपुर से मिल रही बड़ी खबर का। ये बड़ी खबर है सीएम से। सांसद राजकुमार रोत ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री भजनलाल से सांसद राजकुमार रोत की मुलाकात हुई बांसवाड़ा से। बताते चले कि राजकुमार रोत को सांसद चुना गया है और उसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात की, जिसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। भारतीय आदिवासी पार्टी से सांसद हैं और इससे पहले वो विधायक भी रहे। इस बार लोकसभा का चुनाव लड़ा और इंडिया गठबंधन से जीता भी। अब राजकुमार रोत बांसवाड़ा से सांसद मुख्यमंत्री भजनलाल से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। तस्वीरें आपके सामने। वहीं कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने लोकसभा चुनाव परिणाम को लेकर बड़ा बयान दिया है। कहा है कि देश की जनता ने खंडित जनादेश दिया है। किसी भी राजनीतिक दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि वे देश के जनादेश से संतुष्ट हैं। वहीं उन्होंने कहा कि राजस्थान में इस बार जनता ने कांग्रेस के पक्ष में समर्थन दिया। सचिन पायलट ने कहा कि देश में जो जनादेश आया है वो दमन और तानाशाही के खिलाफ है। पिछले दिनों संसद में एक साथ 147 सांसदों को निलंबित किया गया। इस तरह की कार्रवाई के खिलाफ ये जनादेश आया है। एक तो राजस्थान में जो परिणाम आए हैं, मैं प्रदेश की जनता का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि अप्रत्याशित बहुत से एग्जिट पोल तरह तरह की बातें दिखाते थे, लेकिन राजस्थान की जनता ने विशेष रूप से ये दिखाया है कि भारतीय जनता पार्टी को 11 जगहों पर हम लोग पराजित कर सके हैं। जो सरकार डबल इंजन की थी, चाहे वो उत्तर प्रदेश की हो, हरियाणा की हो, राजस्थान की हो, यहाँ पर जनता, किसान, नौजवान ने एक स्पष्ट संदेश दिया है। सरकार किसकी बनती है, गठजोड़ की सरकार बनी है। किसी भी दल को मैंडेट नहीं मिला सरकार बनाने का। एक खंडित जनादेश आया था, लेकिन जो संदेश गया है, जो राजनीतिक संदेश इस चुनाव के परिणामों से आया है, वो ये है कि दमन की, प्रतिशोध की, आक्रमण की, भेदभाव की राजनीति नहीं चलेगी। और केंद्रीय पर्यावरण मंत्री और अलवर से सांसद भूपेंद्र यादव ने आज पर्यावरण मंत्रालय में कार्यभार संभाला और इस दौरान उन्होंने राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह के साथ अधिकारियों के साथ चर्चा भी की है। कहा कि पीएम के विजन और मिशन को पूरा करूंगा। तो भूपेंद्र यादव की तस्वीरें आपके सामने हैं। फर्स्ट डे फर्स्ट शो की तस्वीरें। मोदी कैबिनेट पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रहा है। तमाम मंत्री अपने अपने
मंत्रालय का कार्यभार संभाल रहे हैं। मैं सबसे पहले यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति आभार और कृतज्ञता व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे एक अहम मंत्रालय की जिम्मेदारी पुनः प्रदान करी है। इस जिम्मेदारी को मैं निर्वहन करने के लिए पूरी तत्परता के साथ कार्य करूंगा। पूरी दुनिया में जो पर्यावरणीय संकट है उसके बहुत बड़े एक्शन कार्यक्रम के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा ग्लासगो की कॉप में मिशन लाइफ एनवायरनमेंट फ्रेंडली लाइफस्टाइल इसका प्रारंभ किया गया था, जिसको आज सस्टेनेबल डेवलपमेंट और जो दुनिया में एक सबसे बड़ा इस समय विषय है माइंडफुल कंजम्पशन रेदर देन माइंडलेस यूटिलाइजेशन, उसको लेकर के मिशन लाइफ एनवायरनमेंट फ्रेंडली लाइफस्टाइल पूरे दुनिया में चल रहा है। वहीं मोदी सरकार में मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने भी कानून मंत्रालय का जिम्मा जब पहले उन्हें सौंपा गया था तब उन्होंने संभाला था, और ये तस्वीरें आज की हैं। आज भी वो आपको बता दें कि उन्हें पोर्टफोलियो मिल चुका है और तीसरी बार वो मोदी कैबिनेट का हिस्सा बनने में कामयाब रहे हैं। इस बार उन्हें मंत्रालय दरअसल दिया गया है और प्राथमिकता उन्होंने अपने मंत्रालय की गिनाते हुए कहा है कि जो बदलाव 1 जुलाई से किए गए हैं उनको लागू करने का काम हम करेंगे। इस बारे में उन्होंने लोगों को जागरूक भी किया है और कानून मंत्रालय की एक बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर अब है। 3.0 इस कालखंड में लॉ एंड जस्टिस डिपार्टमेंट की सबसे बड़ी प्राथमिकता जो हमारे क्रिमिनल सिस्टम से संबंधित 3 लॉ आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट जो बदले हैं, जो भारतीय आवश्यकता के अनुरूप बदले हैं, 1 जुलाई से वो लागू होंगे। उनके बारे में जागरूकता फैलाना, नागरिकों को सचेत करना, जागरूक करना कि ये कानून 1 जुलाई से लागू होंगे, तो इसके जो स्टेक होल्डर हैं उनसे संबंधित वर्कशॉप करना, सिंपोजियम करना, सेमिनार करना, ये हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी। और अब खबर जैसलमेर से है, जहां राज्य सरकार के अनिवार्य सेवानिवृत्ति आदेश से कर्मचारियों में खलबली मच गई है। कर्मचारी संघ को आशंका है कि सरकार के इस आदेश से बड़े अधिकारी, निचले तबके के मंत्रालय के कर्मचारियों, अकाउंट अफसर और ग्राम विकास अधिकारी के साथ पटवारी को दबाव में लाकर गलत काम करवाने को मजबूर करेंगे, वरना नौकरी से निकाल देंगे। इस पर जैसलमेर में अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के प्रदेश उपाध्यक्ष ने जैसलमेर में भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने इसकी शुरुआत शिक्षा विभाग और पंचायत राज विभाग से की है। जी, जो सरकार ने अनिवार्य सेवानिवृत्ति के जो आदेश दिए मुख्यमंत्री ने, उनको लेकर के हम जैसलमेर में इस मुहिम को चला रहे हैं और सरकार का ये जो वास्तविक कदम है, वास्तविक कदम तक जाना चाहिए। जो भ्रष्ट अधिकारी होते हैं उन्हीं के कारण ही कर्मचारियों को उनकी सेवा का हाजिरी में रहना पड़ता है। यहाँ के जो जिला शिक्षा अधिकारी रामनिवास शर्मा है, उनके खिलाफ मैंने शिकायत दर्ज कराई है। उनके स्टेप बाई स्टेप जितने प्रकार के घोटाले उनकी जांच की जाए, और यदि इस तरह का आदेश होता है तो पहला आदेश यदि शिक्षा विभाग में होता है तो शिक्षा विभाग के जैसलमेर के मुखिया का होना चाहिए, और उनकी शिकायत को लेकर के उनका जो वास्तविक उनका जो भ्रष्टाचार उनको एक्सपोज होना। और खबर गंगापुर सिटी से है, जहां पर उदय कला में तालाब के सरकारी जमीन से अवैध अतिक्रमण हटाया गया। इस मामले में कलेक्टर के आदेश के बाद यह कार्रवाई की गई है। तो तहसीलदार के अनुसार उक्त अवैध निर्माण को जेसीबी के माध्यम से हटवाया गया। एक पक्के मकान और टीन शेड को जमींदोज किया गया। उन्होंने कहा कि राजस्व नियमों और अधिनियमों के उल्लंघन के प्रति प्रशासन सख्त है। पूर्व में भी अतिक्रमण ध्वस्त करने की कार्रवाई की जा चुकी है और ये आगे भी जारी रहेगी। और अगली खबर जयपुर से है, जहां हाल ही में परकोटे के रिनोवेशन का कामकाज पूरा किया गया, लेकिन यहां निर्माण सामग्री इतनी घटिया इस्तेमाल की गई कि आंधी और तेज हवा के झोंके में यहां लगाई गई पत्थर की जालीदार रेलिंग भरभरा कर गिर पड़ी। रेलिंग टूटने से अब यहां किसी तरह की रोक टोक नहीं रह गई है।
गेट के बगैर भी लोग आने जाने में टूटी रेलिंग की जगह को काम में लेने लगे हैं। लोगों को अब इस बात का अंदेशा बढ़ गया है कि ताल टोरा के गहरे पानी में कोई जानवर या फिर व्यक्ति गिर जाएगा। वहीं ताल कोटोरा में भरे पानी में गंदगी होने के बावजूद यहां पर बदबू भी अब परेशानी का एक सबब लोगों के लिए बनी हुई है। ये लगाई तो पत्थर की जालियां थी, मजबूती के हिसाब से लगाई थी। और महेश जोशी जी उस टाइम थे, मंत्री यहाँ थे, उन्होंने कहा था कि ताल कोटोरे को ऐसा चमकाना है अपने को कि मैं सिक्का डालूंगा और उस सिक्का पेंदे में दिखना चाहिए। उसके नाम पे करोड़ों रुपए का इसका बजट पास हुआ था। उसी करोड़ों रुपए के बजट में ये जालियाँ पत्थर की लगी थी। यहाँ पे नेम प्लेटें लगी थी, जिसकी ये नेम प्लेटें हट गई और ये पत्थर की जो जालियाँ ये ऐसे हो गई जैसे थर्माकोल की जाली होती है ना। ये वैसे एक जरा सी आंधी आई थी जयपुर में, सबको पता है कैसी आंधी आई थी। कोई वैसे तो कोई तूफान वैसे भी आया भी नहीं तेज। इतने से हवा में अगर ये इसका ये हाल है तो अगर तेज आती तो क्या होता। कितनी बड़ी। और अब आपको जयपुर के बाद लिए चलते हैं कोटपुतली। यहां पर बदमाशों के हौसले बेहद बुलंद हैं। छोटा बाजार स्थित जगन्नाथ मंदिर के पास बाइक सवार नकाब बदमाशों ने एक मकान पर पत्थर फेंके। पत्थरबाजी के बाद बदमाश मौके से फरार भी हो गए और पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामले पर जांच शुरू की है। तस्वीरें उस दौरान की आपको दिखा रहा है जब नकाबपोश बदमाशों ने आतंक मचाया। पत्थरबाजी उनकी ओर से की गई, पत्थर फेंकने की घटना जो सीसीटीवी में कैद हो गई है। और इस वीडियो के आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश में। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि 3 नकाबपोश बदमाश बाइक से यहां पहुंचते हैं और प्लास्टिक कट्टे से पत्थर निकालकर मकान पर फेंकना शुरू करते हैं। अचानक हुए पत्थरबाजी से मकान में सो रहे लोगों में दहशत फैल गई। हालांकि गनीमत यह रही कि पत्थरबाजी के दौरान किसी को चोटें नहीं आई हैं। रात को 1 बजे के आसपास हम सारे परिवार सोया हुआ था बाहर खुले में ही, तो 2-3 बदमाश आए और अंदर 10-15 पत्थर फेंक कर चले गए, जिसमें हम बच गए, मेरे बच्चे बच गए। और सर परसों से हम तो डरे हुए हैं। कल रात को भी पूरी रात जगह रहेगी भाई। और अब मेरे बच्चे और मेरी पत्नी वो थाने में गए, उन्होंने कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करी। साहब स्टाफ नहीं है, घंटे भर बाद आना, 2 घंटे बाद आना, तो वो लगभग आधा पौना घंटे रुक कर वहाँ से वो घर आ गए। और अगली खबर सिरोही से है जहां जावाल गांव की नगर पालिका फर्जी पट्टा लेने के मामले में पुलिस जांच शुरू होने से लोग दुविधा में पड़ गए। दरअसल पुलिस ने फर्जी पट्टे बनवाने वालों तक पहुंचने के लिए सबसे पहले उन लोगों को नोटिस थमाए हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन विभाग में ये पट्टे पेश कर रजिस्ट्री कराई थी। पुलिस ने उन सभी पट्टा धारकों को मूल पट्टों की कॉपी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। नगर पालिका में बने फर्जी पट्टों के प्रकरण के ऊपर जो है पुलिस का शिकंजा अब जो है कसता जा रहा है। आपको बता दें कि चेयरमैन और आयुक्त के फर्जी हस्ताक्षर करके जो पट्टे बनाए थे उन पर रजिस्ट्री की गई थी। उसको लेकर जो है शिकायत के बाद में पुलिस अधीक्षक और जो पुलिस ने विभाग ने जो कार्रवाई करते हुए सभी पट्टा धारकों को नोटिस जारी करते हुए जो तथ्यात्मक जो है दस्तावेज प्रस्तुत करने के जो आदेश दे दिए हैं। लेकिन देखने वाली बात यह है कि इस मामले को लेकर जावाल नगर पालिका आयुक्त ने रजिस्ट्री खारिज करने के लिए रजिस्ट्रार विभाग में भी जो है पत्र व्यवहार किया है। लेकिन आयुक्त ने अभी तक इस मामले की गंभीरता को न लेते हुए इस मामले में किसी प्रकार की कोई एफआईआर दर्ज नहीं करवाई है। देखने वाली बात यह है कि इस मामले में अब जांच में क्या खुलासा होता है वो आने वाला समय बता पाएगा। लेकिन इस भ्रष्टाचार के ऊपर जो है अब चर्चाएं जोरों पर है और लगातार इस पर जो कार्रवाई की जो है आम आदमी जो है मांग करता हुआ नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन के साथ में न्यूज 18 के लिए प्रतीक सोलंकी, सिरोही, राजस्थान। झुंझुनू जिले में हरियाली बढ़ाने के लिए वन विभाग ने इस बार बड़े स्तर पर तैयारी की है। मॉनसून के दौरान सरकारी संस्थानों और स्थानीय लोगों की मदद से बड़ी संख्या में पौधारोपण किया जाएगा। तो तैयारियां कर ली गई हैं और इसके लिए वन विभाग ने जिले की 12 नर्सरियों में करीब 9.5 लाख पौधे तैयार किए हैं। विभाग ये पौधे जिले वासियों को बाजार रेट से कम कीमत में उपलब्ध करवाएगा। उप वन संरक्षक बीएल नेहरा ने बताया कि वन विभाग वन क्षेत्र से बाहर पौधारोपण को प्रोत्साहित कर रहा है। इसके लिए ग्राम पंचायत, नगर निकाय और जन साधारण के सहयोग से गैर वन भूमि पर पौधे लगाने का काम किया जाएगा। झुंझुनू जिले में 12 नर्सरियां हैं जो स्थायी नर्सरियां हैं, उनमें 9,43,899 पौधे हमने तैयार किए हैं। जिले में मानसून के में सघन वृक्षारोपण अभियान चलेगा। इसमें वन विभाग, ग्रामीण विकास, पंचायती राज विभाग, शिक्षा विभाग, नगर निकाय, जल ग्रहण विकास, राज्य विकास, महिला बाल विकास, अन्य राज्य के विभाग जो शिक्षा विभाग वगैरह है,
उनके सब साथ मिलकर हम पौधारोपण करेंगे। जिला कलेक्टर मोदी की अध्यक्षता में हमने बैठकें भी आयोजित कर ली हैं। उसके संबंधित जो विभाग हैं उनके जैसे बीडीओ है, नगर निकाय है, उनको समस्त को हमने ऑनलाइन वीसी के माध्यम से भी, पीपीटी के माध्यम से ट्रेनिंग भी दे दी है। और करेंगे बड़ी खबर का, भीलवाड़ा से बड़ी खबर सामने आ रही है। रिको एरिया में मजदूर नेता पर फायरिंग की सूचना मिल रही है। कार सवार 2 बदमाशों ने फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया। फायरिंग के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। फायरिंग में पन्ना लाल चौधरी बाल बचे हैं। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हुए हैं। तस्वीर आपके सामने, जहां पर पूरे घटना को किस तरीके से अंजाम दिया गया है समझने की कोशिश की जा रही है। ये रिको एरिया है जहां पर मजदूर नेता पर फायरिंग का मामला सामने आया है। 2 बदमाश जो कि कार में सवार होकर आए थे, उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की। हालांकि अच्छी बात ये रही, राहत की बात ये रही कि फायरिंग में पन्नालाल चौधरी को यहां पर चोटें नहीं आई हैं, वो जख्मी नहीं हुए हैं। बाल पन्नालाल चौधरी बच गए। राउंड लेके फिर आते हैं, जब चाय पानी पीने के लिए प्या हुए तो यहाँ बैठ जाते हैं। 4-5 जने बैठे थे, चाय मंगाई और पहले गाड़ी निकली, आधे घंटे पहले यही गाड़ी, अगला शीशा फूटा हुआ है उसका साइड ग्लास, मतलब ड्राइवर साइड का यार, वो यहाँ बरोबर जैसे आया मेरी बार में उसने 2 फायरिंग कर दी सर। लगी नहीं, किसी के 5-4 जने थे, ज्यादा होता तो किसी के लग भी जाती सर। कौन थे ऐसे माहौल में? हम सर मेरी बात सुनो, वो गाड़ी जो पहले, मेरी बात सुनो, उनको वो कमल का जो भतीजा है हमारे, जो पहले उसका झगड़ा हुआ था, वो हमारे पर हमला कराया था, वो लेके रिकोम घूमता था। अब आज वो उसकी है, गोरू नाम है उसका, तो षड्यंत्र तो उन्हीं लोगों का है। मेरी बात सुनो, जो पहले, और फिर क्या हुआ, जैसे वो नामजद थे, अभी तक वो गिरफ्तार नहीं हुए, बाहर घूम रहे आधे आदमी में बताऊँ। तो भीलवाड़ा का ये रिको एरिया जहां पर इस वक्त माहौल बेहद गड़बड़ाया हुआ है, पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। दरअसल फायरिंग यहां पर हुई है, मजदूर पर फायरिंग की जानकारी मिल रही है। हालांकि अच्छी बात यह रही कि मजदूर इसमें बाल बच गया। रिको एरिया में फायरिंग की सूचना मिली थी, मौका विजिट किया गया है और जो भी अलामत है मौके की कार्रवाई की जा रही है। जैसी रिपोर्ट होगी उस पर कार्रवाई की जा रही है। नाकाबंदी जो घटना हुई है उसके संदर्भ में शहर में और जिले में करवाई गई है और विशेष टीम भी गठित कर रही है इस संबंध में, अग्रिम कार्रवाई शीघ्र की जाएगी। सर किन लोगों ने फायरिंग की है? ये अभी जैसी रिपोर्ट देंगे उससे अभी ये बता रहे हैं कि स्कॉर्पियो गाड़ी से फायरिंग हुई थी, आगे की। और मोदी सरकार का तीसरा कार्यकाल शुरू हो चुका है, लेकिन इस बीच संघ प्रमुख मोहन भागवत ने सरकार को मणिपुर जैसे मामलों पर नसीहत दी है। संघ प्रमुख ने सरकार को टारगेट किया तो विपक्ष ने मामला लपक लिया। सुनिए क्या कहा। मोदी 3.0 को मोहन भागवत की नसीहत। मणिपुर हिंसा पर विचार करे सरकार। 1 साल से शांति की आस में मणिपुर। मणिपुर हिंसा पर सरकार की खामोशी अब संघ को सालने लगी है। नागपुर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने हिंसा की आग में सुलगते मणिपुर पर सरकार की तीसरी पारी में सवाल किए और इस मामले में सरकार को गंभीरता से विचार करने की नसीहत दी। अब 1 साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है। उसके पहले 10 साल शांत रहा। पुराना गन कल्चर समाप्त तो हो गया ऐसा लगा, और अचानक जो कलह वहां पर उपज गया या उपजाया गया, उसकी आग में अभी तक जल रहा है, त्राही त्राही कर रहा है। कौन उस पर ध्यान देगा? प्राथमिकता देके उसका विचार करना ये कर्तव्य है। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर पीएम मोदी ने एक्स पर वीडियो शेयर किया है। पीएम ने वीडियो देखकर योग के तमाम आसन सीखने की अपील की है। पीएम ने इस वीडियो के दौरान एक्स हैंडल पर लिखा कि अब से 10 दिनों में दुनिया 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाएगी, जिसमें एकता और सद्भाव का जश्न मनाने वाले कालातीत प्रथा का जश्न मनाया जाएगा। योग ने सांस्कृतिक और भौगोलिक सीमाओं को पार कर समग्र कल्याण की खोज में दुनिया भर में लाखों लोगों को एकजुट किया है। पीएम ने वीडियो शेयर कर सभी से योग सीखने और जीवन में योग को अहमियत देने की अपील भी की है।
वृक्ष का अर्थ है पेड़। इस आसन में आपके शरीर की स्थिति एक वृक्ष के समान स्थिर, तनी हुई और मजबूत हो जाती है। सबसे पहले अपने पैरों को परस्पर 2 इंच की दूरी पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं। अपनी आंखों के सामने किसी एक बिंदु पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करते हुए एक गहरी लंबी सांस छोड़ते हुए सावधानी से अपने दाएं पैर को मोड़ते हुए धीरे से ऊपर उठाएं और उसके पंजे को अपने बाएं पैर की अंदरूनी जांघ पर रख दें। एक बात का विशेष ध्यान दें कि आपकी एड़ी आपके मूलाधार क्षेत्र से सटी हुई हो। एक बार इस स्थिति में स्थिर हो जाने के बाद एक गहरी सांस लेते हुए धीरे से अपनी बाहों को फैलाएं और उन्हें आहिस्ता से अपने सर के ऊपर ले जाते हुए नमस्कार की मुद्रा में खड़े हो जाएं। इस स्थिति में सामान्य रूप से सांस लें और छोड़ें और 10 से 30 सेकंड तक खड़े रहें। ये आसन मस्तिष्क में संतुलन, स्थिरता और सजगता को बढ़ाता है। वृक्षासन आपकी न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन को बेहतर बनाता है। इस आसन से पैरों की मांसपेशियां मजबूत होती है। यदि आप गठिया, चक्कर या मोटापे से पीड़ित हों तो कृपया ये आसन ना करें। 10 से 30 सेकंड तक वृक्षासन में खड़े रहने के बाद सांस छोड़ते हुए धीरे से अपने हाथों को नीचे ले आएं। अब अपने दाएं पैर को आहिस्ते से नीचे रखकर सीधे खड़े हो जाएं। एक गहरी लंबी सांस लें और छोड़ें और अब पूरे क्रम को अपने बाएं पैर से दोहराएं। वृक्षासन आपके शरीर के साथ साथ आपके दिमाग को भी तंदुरुस्त बनाता है। इस आसन से आपके मस्तिष्क की सजगता बढ़ती है और आप अपने काम को एकाग्रता से करने में सक्षम बनते हैं। और इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। आगे देखिए 100 शहर 100 खबर। नमस्कार।